नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वक्त हो चला है अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर का। चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर पर। पहली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया। देश के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में एक बम धमाका हुआ है, जिसमें 7 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और यह हमला पुलिस के बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया है। हमला सोमवार को हुआ था, लेकिन अब तहरीक-ए-तालिबान ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान बढ़ती आतंकी गतिविधियों का सामना कर रहा है। पुलिस के मुताबिक रिमोट कंट्रोल से संचालित बम पुलिस वाहन के पास पहुंचकर दग गया और इस धमाके में 5 पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए हैं, जबकि 2 पुलिसकर्मी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। टैंक जिले के डिप्टी पुलिस प्रमुख परवेज शाह ने यह बताया है कि विस्फोट इतना जोरदार था कि बख्तरबंद वाहन को बहुत नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का अशांत इलाका है और यहाँ पर हाल ही के महीनों में आतंकी हिंसा फिर से तेज हो गई है। ज्यादातर हमले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं और इसमें निशाना फौजी होते हैं। मारे गए पुलिसकर्मियों की पहचान गोमल बाजार पुलिस स्टेशन के एसएचओ इशाक अहमद खान, एडिशनल एसएचओ शेर असलम, ड्राइवर अब्दुल मजीद और एलिट फोर्स के जवान अरशद अली, शौकत अली, हजरत अली और एहसानुल्लाह के रूप में हुई है। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं और वहीं से पाकिस्तान में हमले की योजना बनाते हैं। हालांकि अफगान तालिबान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति उसकी आंतरिक समस्या है। पुलिस वाहन को आईईडी से उड़ाने की घटना में महज 24 घंटे के अंदर ही मंगलवार को बन्नू में अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार मारे गए लोग जिरगा सदस्य थे। जिरगा यहाँ की एक स्थानीय परिषद है जो विवादों का निपटारा करती है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों को पकड़ने और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलाके के तलाशी अभियान इलाके में शुरू कर दिए गए हैं। जिरगा सदस्यों के खिलाफ हिंसा की ऐसी ही एक घटना में पिछले साल हुई थी। 21 नवंबर को बन्नू के होवेड इलाके में अज्ञात हमलावरों ने 7 लोगों को गोली मार दी थी। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 6 जनवरी को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 2025 में देश भर में 75,175 खुफिया आधारित ऑपरेशन किए थे। इसमें से सिर्फ केपी इलाके में 14,658 ऑपरेशन हुए थे, जबकि बलूचिस्तान में 58,778 और बाकी हिस्से में 1,739 ऑपरेशन चलाए गए थे। उन्होंने इन सभी हमलों को आतंकवादियों की कारस्तानी बताते हुए दावा किया था कि इसके पीछे अफगान आतंकियों का हाथ रहा है। हालांकि अफगानिस्तान इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला बताता रहा है, जिससे उनकी कोई भूमिका नहीं है, ऐसा अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब दूसरी खबर की बात करेंगे। दूसरी खबर अमेरिका से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफबाजी शुरू कर दी है। सत्ता में आने के बाद से वो इसको लेकर खूब सुर्खियों में रहे थे, मगर कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद अब उन्होंने ईरान में हो रहे आंतरिक संघर्ष का हवाला देते हुए ईरान से साथ ट्रेड करने वाले देशों पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चूंकि भारत भी ईरान से ट्रेड करता है, इसलिए इस पर चर्चा तेज हो गई है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सरकारी सूत्रों की माने तो 25% टैरिफ लगाने की नई चेतावनी का भारत पर बहुत कम असर पड़ने की संभावना है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और ये तुरंत लागू होगा। कार्यकर्ताओं के मुताबिक ईरान में पूरे देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक मरने वालों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि तुरंत लागू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करने वाला कोई भी देश अमेरिका के साथ हो रहे हर तरफ के व्यापार पर 25% टैरिफ देगा। ये आदेश अंतिम और साफ है।
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया है कि टैरिफ को लागू करने को लेकर अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अगस्त में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें भारत की ओर से रूसी कच्चे तेलों की खरीद पर 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल था। अगर भारत नई टैरिफ व्यवस्था के दायरे में आता है तो भारतीय सामानों पर टैक्स 50% से ज्यादा बढ़ सकता है। पिछले साल ईरान के साथ भारत का व्यापार 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो भारत के कुल व्यापार का करीब 0.15% है। सूत्रों के मुताबिक बाहरी आर्थिक हालात के कारण चालू वित्त वर्ष में ईरान के साथ भारत के व्यापार में और गिरावट आने की संभावना है। ईरान के साथ भारत का मौजूदा व्यापार काफी सीमित है और इसमें ज्यादातर खाद्य सामान और दवाइयां शामिल है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जो प्रतिबंध लगाए थे, उसके कारण भारत ने मई 2019 में ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया था। 2024 में ईरान का कुल आयात करीब 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। ईरान के बड़े आयात भागीदारों में यूएई यानी कि 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 30% इसको कह लीजिए। साथ ही साथ अगर चीन की बात करें तो चीन 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर इसको अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 26%। अगर तीसरी खबर की बात करें तो तीसरी खबर ईरान से है। ईरान के मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहां पिछले 15 दिनों से लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान की सड़कों पर जो आग लगी है वो सिर्फ आज़ादी की मांग है या फिर माचिस की वो तिली कहीं और जली है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। वो हिडन ट्रिगर जिसने 1979 में एक तख्त पलट कर दिया था और आज 2026 में वही इतिहास फिर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हम डिकोड कर रहे हैं ईरान का वो कड़वा आर्थिक सच जो प्रदर्शनों के राजनीतिक शोरों में पूरी तरीके से दब गया है। दरअसल दुनिया भर की हेडलाइन ईरान में प्रदर्शन की पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इसको बता रहे हैं, इसे हिजाब और आज़ादी से जोड़ रही है, लेकिन असली कहानी ईरान की जेब में है। एक्सपर्ट्स और डेटा चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये गुस्सा हिजाब से कहीं ज़्यादा हिसाब का है। 2025 खत्म होते होते ईरान में महंगाई दर आधिकारिक तौर पर 40% को पार कर चुका है। ईरान की करेंसी रियाल फ्री फॉल में है। औपचारिक बाजार में $1 की कीमत 12 से 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। यानी जो पैसे लोगों ने बैंकों में जमा किया था वो रातों रात कागज का टुकड़ा बन गया है। मिडल ईस्ट मामलों के जानकार अपने ताजा विश्लेषण में ये तर्क देते हैं कि ईरान में जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ दमन के खिलाफ गुस्सा नहीं, बल्कि क्रॉनिक इन्फ्लेक्शन और प्रतिबंधों से उपजी गरीबी की हताशा है। जब मध्यम वर्ग गरीबी रेखा से नीचे धकेले जाते हैं तो फिर सड़क पर उतरना विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन जाता है। दरअसल ईरान की आर्थिक तबाही का रिमोट कंट्रोल तेहरान में नहीं बल्कि वाशिंगटन में है। अब इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में चलते हैं और उसको समझते हैं। दरअसल साल 2015 में जब न्यूक्लियर डील साइन हुई थी तब ईरान हर तकरीबन 2.5 मिलियन बैरल तेल बेच रहा था। उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन के तहत अमेरिका को इस डील से बाहर खींच लिया। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 2 साल के अंदर 2019-20 तक ईरान का तेल निर्यात 80% गिरकर 5 लाख बैरल से भी कम रह गया। मशहूर लेखक ट्रीटा पारसी अपनी किताब लूजिंग एन एनिमी में विस्तार से बताते हैं कि कैसे उस वक्त कूटनीति की जीत को जियोपॉलिटिकल अहंकार ने कुचल दिया। पारसी का तर्क है कि अमेरिका के इस कदम का असर शासकों पर कम और आम ईरानी नागरिकों की थाली पर ज्यादा पड़ा। आज 2026 में जब ट्रंप दोबारा से कड़े तेवर दिखा रहे हैं तो वो उसी पुराने घाव पर फिर से नमक छिड़कने जैसा है। तुलनात्मक विश्लेषण करें तो अक्सर कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। क्या हम 1979 के इस्लामिक क्रांति का रिप्ले देख रहे हैं?
और अब चौथी खबर पर नजर डालते हैं। चौथी खबर भी ईरान से है, जहां पर ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर बढ़ती कार्रवाई और अमेरिका की संभावित सैन्य स्ट्राइक की धमकियों के बीच कतर ने बड़ा बयान दिया है। दोहा ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ा तो उसके नतीजे सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा मध्य पूर्व इसकी चपेट में आ जाएगा। कतर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब वाशिंगटन खुले तौर पर ईरान पर हवाई हमले के विकल्प पर विचार कर रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद अंसारी ने दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम जानते हैं कि किसी भी तरह का सैन्य उकसावा पूरे क्षेत्र और उससे के आगे की विनाशकारी असर डालेगा, इसलिए हमारी कोशिश है कि इसे हर हाल में टाला जाए। कतर ने जोर देकर कहा है कि इस संकट का हाल सिर्फ और सिर्फ कूटनीति से निकाला जा सकता है, बम और मिसाइलों से नहीं। कतर ने उम्मीद जताई है कि हालात अब भी बातचीत से संभाले जा सकते हैं। अल अंसारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बैंक चैनल बातचीत जारी है और दोनों पक्ष निजी स्तर पर अलग रुख दिखा रहे हैं। पांचवी खबर रूस से है, जहां पर रूस की राजधानी मॉस्को इस समय भीषण ठंड और रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से जूझ रही है। बीते वीकेंड से शुरू हुई बर्फबारी ने शहर की रफ्तार थाम दी है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, फुटपाथ गायब हो चुके हैं और ट्रैफिक से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक बुरी तरीके से प्रभावित है। रूसी मौसम विभाग के मुताबिक 9 जनवरी से हुई बर्फबारी मॉस्को के 146 साल के पुराने रिकॉर्ड में सबसे भारी बर्फबारी में से एक है। हालात अभी पूरी तरीके से सामान्य होने से दूर है। मौसम वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मॉस्को में 12 सेंटीमीटर तक की बर्फ गिर सकती है। रूस के हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल सेंटर ने बताया है कि 9 जनवरी की बर्फबारी मॉस्को के इतिहास की टॉप 5 सबसे भारी बर्फबारी में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, ये 21वीं सदी की टॉप 3 बर्फबारी में भी गिनी जा रही है। अकेले 9 जनवरी को 21.4 मिलीमीटर बर्फ और बारिश दर्ज की गई, जो 1976 के पुराने रिकॉर्ड यानी कि 12.9 मिलीमीटर से कहीं ज्यादा है।